डी नोबली सिविल सर्विस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपीएससी के द्वारा आयोजित 2021 का मेंस सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो पिछले 2 दिनों से स्टार्ट है, हम उसमें ऐसे पेपर को हम आज डिस्कस करने वाले हैं और हम ये देखेंगे कि सिविल सर्विस के द्वारा आयोजित ऐसे पेपर कितनी गहराइयों से भरा हुआ है। आइए आज हम उसके पेपर को हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं। हमारे पास जैसा कि आपको मालूम है यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम अभी चल रहा है। शुक्रवार से 8 तारीख से 8 जनवरी से शुरू है, 16 जनवरी तक ये चलेगा अभी। और पहला फर्स्ट पेपर एसे का पेपर होता है। एसे अभी पेपर हो चुका है और इसके समग्र विश्लेषण करने पर एक चीज़ पता चला है कि अब सिर्फ आपको अपने सिलेबस के बुक पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये सिलेबस के बिल्कुल बाहर हो करके ये सवाल पूछा गया है। जैसे मेरे पास पेपर हैं इसके, आपके पास भी होना चाहिए। अगर आप एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं तो आपके पास भी ये पेपर अब तक होना चाहिए, क्योंकि आपकी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस वर्ष पेपर में कैसा सवाल पूछा गया है। जैसा कि आप जानते हैं टोटल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी बना करके, जिसमें सेक्शन ए में 4 प्रश्न, सेक्शन बी में 4 प्रश्न होते हैं। दोनों में से एक एक प्रश्न को चुनना रहता है और उसको लगभग 1000 से 1200 शब्दों में आपको 3 घंटे में दोनों प्रश्न को लिखना है। तो 1200 शब्दों यानी लगभग में 2400 शब्दों में 3 घंटे में आपको लिखना है। अब इसके हम क्वेश्चन को जब इसको हम समग्र रूप से विश्लेषण करते हैं तो यह पाते हैं कि यह पूरी तरीके से फिलॉसफी पर आधारित है। आप अभी तक जो भी जीवन जिए हैं उसके अनुभवों के साथ आपको ये उत्तर देना है। तो ये ना तो आप किसी भी बैकग्राउंड के हों, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड हो या कॉमर्स बैकग्राउंड हो या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, ये इस पेपर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं या आपका इकोनॉमिकली बैकग्राउंड कैसा है, किस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। इस पेपर को इससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए सिविल सर्विस अपने आप में बिल्कुल यूनिक एग्ज़ाम होता है। तो आइए ज़रा हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, आत्मसंधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। हमें तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को तो समझ में ही नहीं आएगा कि ये कहा किया जा रहा है। तो अगर आप इसके फर्स्ट पे क्वेश्चन को देखेंगे, आत्मसंधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। ये फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन है ये। अब इसमें अब आपको देखेंगे कि ना तो आपका हिस्ट्री से मैच करता है, ना ही भूगोल से मैच करता है, ना ही जियोग्राफी से है, ना ही इकोनॉमी से है। तो ये फिर सवाल है कहाँ से? तो ये सवाल ये है कि आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, आप अपने समाज के बारे में क्या सोचते हैं। तो पूरी तरीके से यह व्यक्तिगत रूप से आधारित है। तो इस सवाल का जवाब आप ऐसे दे सकते हैं कि जैसे आत्मसंधान की प्रक्रिया, इसका मतलब पहले तो शब्दों को तोड़ तोड़ करके देना है। आत्मसंधान की प्रक्रिया, इसका मतलब ये है कि आपकी आत्मा पर अनुसंधान करना है। आपकी आत्मा का मतलब आपकी सोच पर अनुसंधान करना है। आपकी सोच का मतलब आपका व्यक्तिगत रूप से आपकी पर्सनैलिटी पर आपका है। तो पहले क्या था कि हम लोग खुद ही से अपना व्यक्तिगत सोच बनाते थे, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि आत्मसंधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को दे दिया गया है। कहने का ये मतलब है कि पहले हम अपने विचारों को, अपने व्यक्तित्व के बारे में खुद से ही निर्णय लेते थे, खुद से ही सोचते थे। लेकिन पिछले कुछ दशकों से ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे व्यक्तित्व को, हमारी आत्मा पर कुछ दूसरे लोग रिसर्च कर रहे हैं। यानी कि हमें क्या बनना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या खाना है, हमें क्या पहनना है, ये सब रिसर्च दूसरे लोग कर रहे हैं। और दूसरे लोग हमें बता रहे हैं कि तुमको ये पढ़ना चाहिए, तुम्हें जीवन में ये काम करना चाहिए। तो ये बाहरी लोग कौन हैं? हमारे सोसाइटी के लोग हैं, हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, हमसे जो आगे ऊपर में जा चुके हैं वो लोग हमें ये बता रहे हैं। तो ये आपको आलोचनात्मक रूप से इस प्रश्न का विश्लेषण करना होगा कि पहले हमारे ऋषि मुनि जो होते थे ये बहुत बढ़िया से ये
खुद पे रिसर्च करते थे और हमें ये बताते भी थे, तर्क वितर्क करने का उन्होंने शक्ति दिया हमें। तो इसके लिए आपको बौद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ना होगा। जब तक आप उनके विचारों को नहीं पढ़ेंगे तब तक ये सवाल नहीं बनने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये सवाल ऐसा है जो मानव केंद्रित है, आपके ऊपर केंद्रित है ये सवाल, उसी को आप बना सकते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के बारे में देखिए, बहुत ही इंजॉयफुल ये एग्ज़ाम है, बहुत इंजॉयफुल है। इस ऐसे का ना तो कोई सिलेबस है, ना ही वो बहुत कठिन भी है। हम रोज़मर्रा के चीज़ों को इसमें देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है। बहुत सिंपल सा ऐसा है कि हम इसको रोज़मर्रा के जीवन में यूज करते हैं। इन शब्दों को क्या कहा जा रहा है कि आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है और आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार दर्शाता है। इसको एक हम सिंपल से उदाहरण से ये समझ सकते हैं, जैसे गांधी जी को किसी ने एक थप्पड़ मारा था, वो अंग्रेज़ों ने मारा था, तो गांधी जी उसकी फिर प्रतिक्रिया करते हैं। दुनिया में हर चीज़ की क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जो क्रिया करता है वो उसकी सोच होता है, जो प्रतिक्रिया कर रहा है वो उसकी धारणा होती है। तो गांधी जी को किसी ने एक थप्पड़ मारा अंग्रेज़ों ने, तो उसको ये सोच बना हुआ था कि ये इंडियन को हम कोई भी किसी को भी हम थप्पड़ मार सकते हैं इंडियन को, और ये इंडियन हमें कुछ नहीं करेगा। तो ये अंग्रेज़ों की सोच बनी हुई थी, अंग्रेज़ों की ये धारणा बनी हुई थी भारतीयों के प्रति। लेकिन गांधी जी ने फिर क्या किया, गांधी जी ने फिर अपना दूसरा गाल दे दिया। तो ये गांधी जी का संस्कार दिखाता है। उसी तरह से हम लोग महिलाओं के प्रति कुछ धारणा बना लेते हैं, घरेलू हिंसा करते हैं और ये धारणा बना बैठे रहते हैं कि ये महिलाएं तो कुछ प्रतिक्रिया करेगी नहीं। तो महिलाएं जब प्रतिक्रिया करती है वो उसका संस्कार दिखाता है। हम हिंदी मीडियम वालों के प्रति इंग्लिश मीडियम वालों का एक सोच दिखाता है, फिर भी हम हिंदी मीडियम वाले उसको बहुत अच्छे से वैल्यू देते हैं, तो ये हमारा संस्कार दिखाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान का एक सोच है भारत के प्रति कि भारत को इस्लामीकरण बनाना है, लेकिन भारत का वैसा सोच नहीं है, तो ये भारत का संस्कार दिखाता है। कहने का मतलब ये है कि हर सोच के पीछे एक धारणा छिपी होती है और जो उसका रिवर्स में प्रतिक्रिया कर रहा है वो उसका संस्कार दिखाता है। तो ये ऐसे ऐसे इंजॉयफुल आपको सवाल पूछे जाएंगे कि आप बिल्कुल ही इसमें असहज महसूस नहीं करेंगे। इसके लिए आप कोई भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें जितने भी सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं लगभग में 3000 मेंस इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो 3000 प्रकार से इसका आंसर लिखा जा सकता है। तो इसके लिए आप इसको लिख सकते हैं। तीसरा सवाल हम ये देखेंगे, इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श है जबकि भौतिकता माया है। अब ये कहना ये चाह रहा है कि जो लोग कहते हैं कि हमें इसकी इच्छा नहीं है, हमें लंबी बड़ी गाड़ियों की इच्छा नहीं है, हमें बंगला की इच्छा नहीं है, हमें ज़मीन जायदाद की इच्छा नहीं है, तो वो लोग ये तभी तक कहते हैं जब तक उनके पास ये चीज़ नहीं है। तो यही ये आपसे इसका एलोबरेट करवाना चाहता है ये क्वेश्चन कि इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श है। मैं तो इसको ये कहूँगा कि इच्छा रहित होने का ढोंग काल्पनिक आदर्श है, कि जो लोग ये कहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, हम बड़ी सिंपल से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो ये वो लोग ढोंग करते हैं और तब तक वो ढोंग करेंगे जब तक ये चीज़ उनके पास नहीं है। जैसे ही अगर उनके पास ये चीज़ आ जाए तो वो लोग ये छोड़ेंगे भी नहीं। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल देखना है तो देख सकते हैं, हमारे नेताओं को बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं और कहते हैं कि हम बहुत सिंपल रहने वाले हैं, लेकिन उनके पास देखिए क्या नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, हमारे देश के जो साधु संत हैं, प्रवचन करते हैं दिन रात, मोक्ष और माया के से मुक्ति दिलाने के प्रयास में लगे रहते हैं, उनके पास जाकर देखिए अकूत संपत्ति भरा हुआ है। तो ये आलोचनात्मक आपसे कहना चाहता है कि इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श है जबकि भौतिकता माया है। तो ये हमारे संस्कृति पर एक कटाक्ष किया गया है कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि जो भी आपके सामने है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, ये सब माया है, लेकिन यह माया तो है, लेकिन वो उसके बिना काम भी नहीं चलेगा इंसान की, तो फिर वो कैसे जिएगा।
तो आपको यही कहना है कि इसको ऐसे ही एलोबरेट करना है कि मनुष्य के पास तब तक ही वो इच्छा रहित कहता है जब तक कि वो चीज़ उसके पास नहीं है। इसके लिए भी आपको बौद्धिज्म का वो दर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें बुद्ध ने कहा है कि इस संसार में दुखों का कारण इच्छा है या तृष्णा है, और जब तक ये तृष्णा और इच्छा नहीं खत्म होगा तब तक हम दुखों में ही जिएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी पढ़ करके और वन लाइनर कुछ मैगजीन्स पढ़ करके आप सिविल सर्विस मेंस नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ अलग से भी बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सत्य ही यथार्थ है और यथार्थ ही सत्य है। यानी कि एक ही शब्द को इतना घुमा करके कहा गया है कि जब तक आप इस पर गहराई से विचार नहीं करेंगे तो आपको नहीं ये समझ में आएगा। और तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो आज हमारा एसे का पेपर हो रहा है ये पिछले साल से बिल्कुल अलग है, एकदम बिल्कुल अलग पैटर्न पर है। इसके लिए ना तो कोई हिस्ट्री में आपको सवाल मिलेगा, ना ही कोई जियोग्राफी में मिलेगा, ना ही इकोनॉमी में सवाल मिलेगा। इसका पूरी तरीके से ये फिलॉसफी पर आधारित है। हाँ, हम इसको ऐसा कह सकते हैं, पूरी तरीके से फिलॉसफी पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि आप जो अनुभव करते हैं उसको आपको दिमाग में रखना है और उस पर अपना विचार बनाना है। तो सत्य ही यथार्थ है, यथार्थ ही सत्य है। जैसे एक मिट्टी का मूर्ति है, कोई उसे शंकर भगवान कहता है कि शंकर का मूर्ति है, लेकिन कोई कहता है कि नहीं ये तो मिट्टी है। तो वास्तव में जो मिट्टी है तो मिट्टी ही है, यही सत्य है और यही यथार्थ है। भले कोई लोग और कहे उसको मूर्ति कुछ हो, लेकिन है तो वो मिट्टी। तो जो दिखाई देता है वही सत्य है। इसका कहने का ये मतलब है, जो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है वो सत्य नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न को हम ऐसे डील कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन बी का जो सवाल है, सेक्शन बी में हम देखेंगे, पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। ये कहने का सेंस इसका बहुत ब्रॉड लेवल पर है। कहना ये चाहता है कि जो हमें हमारा पालन पोषण जो करता है, पालन पोषण जो हमें करता है उसी के हाथों में मेरा भविष्य होता है। जैसे अगर बचपन में माँ बाप हमें पाल पोस रहे हैं तो हमारे संसार के रचयिता अभी वही हैं। थोड़ा सा हम बड़े हुए, गुरु ने हमें ज्ञान देना शुरू किया, तो गुरु ने जिस प्रकार से हमें शिक्षित करेंगे हमारा संसार और भविष्य वही तय करेंगे उस समय के लिए। फिर इसके बाद अगर और ब्रॉड लेवल पर हम जाएं तो हम देखेंगे कि इस समय सरकार जो चला रही है, सरकार जिसके हाथ में है वही इसका बागडोर अभी है। जैसे मोदी जी के पास में भी देश की बागडोर है, तो वही हमारे बागडोर थामे हुए हैं। तो हमारे पालना का जो झूला है मोदी जी के हाथ में है। तो कहने का ये मतलब है कि समय के साथ, जिस समय के साथ जिस किसी का बागडोर होता है जिसके हाथ में, वही उसका रचयिता होता है, संसार बनाता है। हम इस प्रश्न को ऐसे भी डील कर सकते हैं। तो बहुत ब्रॉड लेवल पर हम इसे डील करेंगे। और देख रहे हैं कि आप सवाल ना तो हिस्ट्री से बिलोंग करता है, ना ही पॉलिटी से है, ना ही इकोनॉमी से है, नहीं आपका इकोनॉमी से है। तो इन सब सवालों को बनाने के लिए आपको कम से कम फिलॉसफी तो पढ़ना पड़ेगा। फिलॉसफी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि फिलॉसफी आप सिर्फ एग्ज़ाम पढ़ने के लिए पास करें। इसके लिए अलग अलग भी बुक आते हैं, बहुत सारे राइटर के आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की उनकी एक किताब रिलीज़ हुई है, परिवर्तनशील विश्व में भारत की रणनीति। हमने इसको मंगाया और अपने स्टूडेंट को ये सब हम पढ़ने के लिए दिए कि आपको सिलेबस से हट करके भी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, उसको नॉलेज लेना है। जब तक आप सिलेबस से हट करके एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लेंगे तब तक सिविल सर्विस नहीं निकलने वाला है। और ये हम अपने स्टूडेंट को बखूबी तरीके से बताते हैं। 6 नंबर है, शोध क्या है? ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। ये सब प्रश्न बनाने वाले इतने बेजोर तरीके से सेट करते हैं कि देखने में तो लगेगा बहुत आसान है, लेकिन जब आप लिखने जाएंगे तो एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। और जब तक आप एग्जाम्पल नहीं भरेंगे इसमें, आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं।
तो शोध क्या है, रिसर्च क्या है? व्हाट इज रिसर्च बट ए ब्लाइंड डेट विथ नॉलेज। ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात होती है। जैसे उदाहरण लेते हैं प्रकाश। शोध का मतलब पहले हमें इसको डिफाइन करना है कि शोध किसे कहते हैं। शोध का मतलब ये है कि जिस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं उसके बारे में हमें इतना सारा जानना है, डिटेल्स से जानना है, वही शोध होता है। जैसे हम लाइट के बारे में थोड़ा सा जानते थे कि एक प्रकाश आता है सूर्य से धरती पर, बस हमारे वैज्ञानिकों ने इसको और जानने के लिए इस पर रिसर्च किया। तो रिसर्च किया तो E = mc² का फार्मूला मिला, ऊर्जा का स्रोत मिला, पराबैंगनी किरणों का रहस्य पता चला, अल्ट्रावायलेट किरण, एक्सरे, सूर्य में 7 रंग होते हैं, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये हमें पता चला। तो ये सब अजनबी ही तो है, अजनबियों के साथ मुलाकात हुआ। उसी प्रकार से हम लेटेस्ट उदाहरण अब कोरोना के दे सकते हैं। कोरोना के बारे में हमने नहीं जाना, थोड़ा सा हमने जाना कि एक वायरस है। अब हमने इस पर पिछले 2 सालों में बहुत रिसर्च, बहुत इसको और जानने के लिए हमने रिसर्च किया, और जब रिसर्च किया तो बहुत सारे हमें फिर वैक्सीन मिले। जैसे कोविशील्ड मिला, कोवैक्सीन मिला, फाइज़र मिला, जेडिला काइडलस मिला। तो ये सब अजनबी ही तो है, अजनबी ही तो हमें मिला। इन सबको लेटेस्ट उदाहरणों के साथ आपको लिखना था। 7 नंबर क्वेश्चन कार्ल मार्क्स का एक बहुत ही फेवरेट कोटेशन था, उसी को इन्होंने हूबहू दे दिया है। इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में, दूसरी बार एक प्रहसन के रूप में, यानी कि दूसरी बार नाटक के रूप में। तो इतिहास स्वयं को दोहराता है। पानीपत का 3 लड़ाई हुआ, 3 बार इतिहास दोहराया। इस तरह से इतिहास दोहराते जाता है। तो इसको बखूबी रूप से आप कई प्रकार के एग्जाम्पल दे करके इसे आप लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सर्वोत्तम कार्य प्रणाली से बेहतर कार्य प्रणालियां भी होती है। देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। कहने का ये मतलब है कि आप जो भी काम करते हैं वो बिल्कुल सर्वोत्तम तो आप मानकर करते ही हैं, लेकिन उससे भी सर्वोत्तम होने की गुंजाइश फिर भी बची रहती है। जैसे आप खाना तो खाते हैं, भरपेट खा लिए आप खाना, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा कुछ मनपसंद दे दिया जाए तो फिर भी उसको खाने के लिए जगह मिल जाएगा पेट में। तो कहने का यही मतलब है कि आप जो भी काम करते हैं आप तो अपने नज़र में करते हैं कि वो सर्वोत्तम हमने काम कर दिया, लेकिन फिर भी उससे भी सर्वोत्तम करने की गुंजाइश बची रहती है। और इसी पर हमारे सभ्यता का विकास हुआ है। जैसे पहले हमारे यहाँ 2G आया, लोगों ने मान लिया कि 2G बहुत बड़ी चीज़ है, अब इससे आगे कुछ हो नहीं सकती है। लैंडलाइन फ़ोन चला, लोगों कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आज का दौर भी आ सकता है। 3G आया, 4G आया, 5G का जनरेशन चल रहा है, टेस्टिंग हो रही है। अमेरिका में 6G की टेस्टिंग चल रही है, यानी कि अभी और सर्वोत्तम प्रणालियां आना बाकी है। तो कहने का मतलब ये आपसे ये जानना चाहता है कि आप जो भी काम करते हैं आप तो सर्वोत्तम मान के करते हैं कि इससे सर्वोत्तम और नहीं अब हो सकता है कुछ, लेकिन यहीं पर आपको ये रोक रहा है कि नहीं, जो आप सर्वोत्तम कर चुके हैं उसमें भी सर्वोत्तम करने की गुंजाइश बची रहती है। तो इस तरह से इन 8 एसे में से 2 एसे आपको लिखना है और बिल्कुल घबराना नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल, जितना एग्जाम्पल आता है एग्जाम्पल को आपको लिखना है। और जो इस वर्ष 2022 में सिविल सर्विस प्रीलिम्स में अपीयर होने जा रहे हैं, उनके लिए अक्टूबर में मेंस की एग्ज़ाम होगी, तो उनके लिए अभी से ही इन पर रणनीति पूर्वक कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। जो स्टूडेंट इस वर्ष एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं वो इस प्रश्न को 2 बार, 3 बार, 4 बार बनाएं, क्योंकि नीचे वाला फिर वही आप पर लागू होता है, सर्वोत्तम कार्य प्रणाली। 2 बार बनाएंगे तो लगेगा कि बहुत अच्छा लिखे, लेकिन फिर भी गुंजाइश बाकी रहेगी। तो ये करते रहें और बिल्कुल दिमाग को एकदम शांत रखें और मैगजीन्स को ज़्यादा ध्यान न दें। ये जो मैगजीन्स होते हैं ये सब मैगजीन्स कुछ कोचिंग वाले अपने प्रचार प्रसार के लिए बनाते हैं। हमेशा सिविल सर्विस आपसे एक ही उम्मीद करता है कि उसे वैसे उम्मीदवारों की तलाश है जिसके अपने मौलिक विचार हों।
जिसका अपना मौलिक विचार नहीं है वो सिविल सर्विस क्वालिफाई नहीं कर सकता है। क्योंकि आप इन 8 प्रश्न की प्रकृति आप देखेंगे तो कहीं से इसको कॉपी नहीं कर सकते हैं, कहीं से इसको चुरा नहीं सकते हैं, और न ही कहीं इसका एक सटीक उत्तर मिल सकता है। अब जितने 10-15 हज़ार स्टूडेंट इसका मेंस दे रहे होंगे, 15 हज़ार स्टूडेंट 15 हज़ार तरीके से इसका आंसर राइटिंग करेंगे। उसी में से 3 हज़ार जो सर्वोत्तम देंगे उनका चयन होगा इंटरव्यू के लिए। तो आप हमेशा ये ना मान के चले कि हम ही सबसे सर्वोत्तम हो सकेंगे तब होगा तैयारी। नहीं, तैयारी कभी सर्वोत्तम नहीं होती है, वो बस ये। तो दोस्तों, आज हमने एसए का पेपर डिस्कस किया है। अभी हम लगातार यूपीएससी के पेपर 1st, 2nd, 3rd, 4 एसए और जीएस का पेपर 4 और इंग्लिश, हिंदी, इसका हम एक एक पेपर को डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए और हमारे संस्थान को ये फैलाइए। तो डी नोबली सिविल सर्विस जो एक दिल्ली की ब्रांच है, अब ये क्षेत्रीय स्तर पर भी सिविल सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए, स्टूडेंट को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पर जो बिहटा में हम लोगों ने ये 2nd ब्रांच खोल रखा है। तो इस आसपास के जितने भी गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं जो दिल्ली पटना नहीं जा सकते हैं, उनके लिए हम यहाँ पर बेहतरीन माहौल उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे सारे फैकल्टी बाहर से आते हैं और हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, टेस्ट सीरीज़ आयोजित करते हैं और कक्षाएं भी आयोजित करते हैं। तो अगर आपको सिविल सर्विस में कैरियर बनाना है तो आप हमारे कोचिंग में विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद।